हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग टोटल प्रोसेस समझने वाले हैं कि अगर कोई पर्सन अभी 2026 में ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। जो बिगनर हैं उनके लिए ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है, एंड जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए सेकंड पार्ट होने वाला है। मतलब मेरा क्या प्लान है, मतलब जो लोग पहले से देखते हुए आ रहे हैं वो मेरा प्लान डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं, एंड जो लोग न्यू हैं वो पूरे वीडियो को स्टार्ट से देख सकते हैं कि ईटीएफ ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या टोटल प्रोसेसेस हैं, क्या क्या अभी तक हम लोग जो जो चीज़ें सीखे हैं उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं आप लोग। एंड डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस का भी हम लिंक देंगे लास्ट में, वो भी आपको जाके ज़रूर देखना होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एंड अगर टाइम नहीं है तो उसको सेव करके रख लीजिए और बाद में देखिएगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग इन 2026, एंड मेरा प्लान क्या है 2026 में ईटीएफ्स को ट्रेड करने का। तो सबसे पहले बताएं ईटीएफ ट्रेड्स करना क्यों है, मतलब ईटीएफ को ट्रेड करना क्यों है। तो स्विंग ट्रेडिंग जितने लोग भी करते हैं उनको ये चीज़ ज़रूर फील हुआ होगा कि स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करना एक बहुत हेक्टिक काम है। एंड अगर कोई पर्सन फुल टाइम कर रहा है तब तो वो आराम से कर सकता है, बट थोड़ा सा अगर कोई पर्सन फुल टाइम इसको नहीं दे रहा है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है, एंड रिस्क बहुत ज़्यादा लगता है। एंड स्टॉक्स में जब मार्केट क्रैशेस एंड ऑल ये सारी चीज़ें आती हैं तो सर्किट एंड ऑल, मतलब कहने का मतलब कि प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, अच्छे खासी प्रॉब्लम्स हैं। एंड उसी के हिसाब से रिटर्न्स भी है। आपको पता है स्टॉक्स में अगर कोई अच्छा कर सकता है स्विंग ट्रेडिंग तो उसका रिटर्न्स भी अच्छा रहेगा। बट क्या है ना कि स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग अगर कोई करता है, एक वीडियो हम इस पर बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो मान लीजिए कि 100 लोग स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं स्टॉक्स में, ठीक है। तो जो 10 लोग हैं, 100 में से जो 10 लोग हैं वही सक्सेसफुली सारी प्रोसेसेस जो है वो सही से कर पाएंगे, ठीक है। मतलब रोज स्टॉक्स को फिल्टर करना, जैसे 90 जो लोग हैं ना, 90 लोग रोज स्टॉक्स फिल्टर नहीं कर पाएंगे। एन नंबर ऑफ रीजंस होगा। पहला चीज़, नंबर ऑफ स्टॉक्स रोज वो फिल्टर कर नहीं पाएंगे। कर भी लेंगे तो मान लीजिए कि 100 में से 50 लोग स्टॉक्स को फिल्टर कर भी लेते हैं, तो जो 40 लोग बचेंगे, ठीक है, उन 40 लोगों में से कुछ लोग स्टॉक्स में कोई बाई करते हैं वो स्टॉप लॉस नहीं ले पाएंगे, वो फंसे रह जाएंगे, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो लाइव मार्केट में फेस करने को मिलता है, एंड इसी रीज़न से जो सक्सेस रेशियो है वो स्टॉक्स के स्विंग ट्रेडिंग में रिलेटिवली कम है ईटीएफ से, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों हम लोगों को स्टॉक्स से ईटीएफ में शिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं है तो, अगर हैं, अगर कोई पर्सन है, जैसे बहुत सारे लोग हैं हम देखे हैं जो स्टॉक्स में बहुत अच्छा करते हैं, वो लोग को ज़रूरी नहीं है ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करना, ठीक है। बट जो लोग स्टार्ट किया है, जिसको टाइम कम है, वो अगर कर जाता है तो काफ़ी अच्छा कर सकता है। सिंपल सा रीज़न है। एंड सक्सेस रेशियो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। जैसे हम बताएं कि सिर्फ 10 लोग ही 100 में से अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स में कर सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म में बहुत शानदार प्रॉफिट्स इनमें से 5 लोग ही बना सकते हैं। बट ईटीएफ्स का अगर हम बात करें तो ईटीएफ्स में, ठीक है, जो जो अगर हम सिंपल रूल्स एंड ऑल रखते हैं, दो तरीके के ईटीएफ ट्रेडिंग हम लोग सीखेंगे। तो पहले तरीके के ईटीएफ ट्रेडिंग में 50 लोग सक्सेसफुली इसको कर सकते हैं वो, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म में। और जो सेकंड हमारा तरीका है उसमें 70 to 80% लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सक्सेस रेशियो का बात हो गया। एंड कोई भी चीज़ में अगर सक्सेस ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लोगों को, जैसे बहुत लोगों को ऐसा फील होता होगा, जैसे मान लीजिए जो स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं उनको ऐसा फील होता होगा कि हम अच्छे ट्रेडर नहीं हैं एंड ऑल, ठीक है। बट जैसे ही वो ईटीएफ में शिफ्ट करते हैं उन्हें अच्छा करने लगते हैं, तो ये क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आप ट्रेडर बुरे नहीं हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आप गलत जगह पे हो, तो उस रीज़न से भी ईटीएफ प्रेफर कर सकते हैं, एंड ईटीएफ सूट कर सकता है बहुत सारे लोगों को। हम अब जैसे इस वीडियो से हम ईटीएफ्स को स्टॉक्स से ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बस हम ये बोल रहे हैं कि इसमें सक्सेस रेशियो ज़्यादा है, एंड टाइम कम लगता है, स्ट्रेस लेवल कम रहता है, एंड रिस्क बहुत कम रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब एक चीज़ बताइए, मान के चलते हैं एक स्टॉक्स लेते हैं ए एंड एक ईटीएफ लेते हैं ई, ठीक है। अब एक ईटीएफ में कितने स्टॉक्स होते हैं, एक ईटीएफ में 50 से 100 स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। अब
एक स्टॉक जो है मान लीजिए ए स्टॉक है, तो इस मैथमेटिकली अगर हम देखें बीटा एंड ऑल सब कुछ आप कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन में हम बीटा मतलब ये होता है कि वॉलेटिलिटी, ठीक है। अगर ये स्टॉक सेफ निफ्टी 50 का स्टॉक है तो ये ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू दिस ETF। बट अगर ये लो बीटे वाला हाई बीटे वाला स्टॉक है तो वो काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा। तो हम बीटा का बात नहीं करते, हम ये सिर्फ एक जनरल हम बात कर रहे हैं कि रिलेटिवली स्टॉक से ETF कितना ज़्यादा सेफ होता है, ठीक है। तो एक स्टॉक एक सिंगल स्टॉक है एंड ETF में 50 स्टॉक है, तो हमको यहाँ पे 50 गुना सेफ्टी डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है। चलो 50 गुना नहीं 25 गुना, ठीक है। चलो 25 गुना नहीं 20 गुना, 20 गुना नहीं 10 गुना, यस, ठीक है। बट क्या रिटर्न्स में अगर कोई पर्सन स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक्स में एंड अगर कोई पर्सन स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है ETF में, तो क्या 20 गुना ज़्यादा रिटर्न बना रहा है स्टॉक्स स्विंग ट्रेडर, ठीक है, या 50 गुना ज़्यादा रिटर्न बना रहा है? बिल्कुल नहीं। 2 गुना बना सकता है, 3 गुना बना सकता है, बट 50 गुना ज़्यादा रिटर्न, 20 गुना ज़्यादा रिटर्न नहीं बना सकता, ठीक है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि हम लोगों को सेफ्टी मिल रहा है 20 गुना 30 गुना 50 गुना ज़्यादा एज कम्पेयर टू स्टॉक्स, बट रिटर्न जो है वो हो सकता है कि स्टॉक्स से आधा ही बने, ठीक है। मतलब आधा ही, मतलब हल्का सा ही डिफरेंस हो, एंड एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा तो बहुत कम डिफरेंस हो जाएगा। तो इस रीज़न से ETF ट्रेडिंग वर्थ इट लगता है। अब आपके ऊपर है, जो जो पॉइंट्स थे हम बता दिए कि क्या क्या गुड पॉइंट्स हैं ETF ट्रेड करने का। बैड पॉइंट्स तो कुछ खास है नहीं। बैड पॉइंट्स उन लोगों के लिए हो सकता है जिसको स्टॉक्स में बहुत अच्छा रिटर्न्स बनाने आता है, ठीक है, उनके लिए ETFs बैड हो सकता है, ठीक है। बट अगर हम 90% जनता का बात करें तो 90% जनता के लिए, ठीक है, जैसे ये सारी जो पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट्स से टोटली वर्थ इट लगता है ETF, ठीक है। सक्सेस रेशियो, रिस्क कितना है, सेफ्टी कितना है, एंड रिटर्न का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग समझ गए अब कि ETF ट्रेडिंग क्यों करना है। अब कैसे करना है वो समझते हैं। तो ETF ट्रेडिंग करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, दो तरीके से आप लोग ETF ट्रेड कर सकते हैं। पहला है मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड दूसरा है आप वैल्यू ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है कि हम किसी भी ETF को मोमेंटम वो में जब वो जा रहा है तो हम उसको पकड़ रहे हैं, ठीक है। एंड उसके लिए एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करते हैं एंड इस स्ट्रैटेजीज का जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, बट इस वीडियो में हम सबका ओवरव्यू जो है वो देने वाले हैं। स्ट्रैटेजी सिंपल जो है वो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग इसका जो 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 भी स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ करते हैं उसका बैक टेस्टिंग एंड ऑल कर लेते हैं हम पहले, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, RSI 50 स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी का बहुत सिंपल सा लॉजिक है मोमेंटम ट्रेडिंग करने के लिए कि कोई भी ETF में हमको मोमेंटम पकड़ना है तो हम लोग को RSI 50 का लेवल जब क्रॉस हो, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम लोग उसमें लॉन्ग जाएंगे, ठीक है। उसको तब तक होल्ड करेंगे जब तक वो 50 लेवल के ऊपर रहेगा एंड उसको एग्जिट कर देंगे जब वो 50 लेवल से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी में ये सिंपल RSI 50 का स्ट्रैटेजी का यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू पे कोड करके एंड इसका बैक टेस्ट हम जो है वहाँ पे शो कर रहे हैं आपको। 40% का विन रेट है, इतना अभी तक का रिटर्न है। ये बाई एंड होल्ड का रिटर्न है, मतलब निफ्टी अभी तक इतना परसेंट रिटर्न दिया है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक 1991 से अभी तक, एंड ये स्ट्रैटेजी अभी तक इतना परसेंट रिटर्न दिया है इन लास्ट कितने ईयर्स देख सकते हैं आप लोग, 35 ईयर्स में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो क्या निफ्टी के जो लोग होल्ड कर रहे हैं, सॉरी, निफ्टी को होल्ड करने से ये बेटर है? बिल्कुल बेटर है। तो ऐसे स्ट्रैटेजीज ही हमको चाहिए जिसका रिटर्न निफ्टी 50 के रिटर्न से ज़्यादा हो, ठीक है, या कोई भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स से ज़्यादा हो। तो ये सिंपल है। अब कोई भी स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करने से पहले बैक टेस्टिंग ज़रूरी है। ये हम लोग बैक टेस्ट जो है वो कर लिए, क्लियर है। अब एक और चीज़ है इसमें, बैक टेस्टिंग कोड क्या होगा, मतलब ये कोड कहाँ मिलेगा? ये सारी चीज़ें गूगल शीट में मिल जाएंगी। गूगल शीट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। गूगल शीट क्लिक करने से पहले जो हम वीडियोस डालेंगे डिस्क्रिप्शन में वो उससे पहले ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि RSI ये जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, सिर्फ एक ही इंडेक्स पे नहीं चलाना है, बहुत सारे इंडेक्सेस में चलाना है। प्रायोरिटी लिस्ट क्या होता है, तो एक हम प्लेलिस्ट बनाया है, वो प्लेलिस्ट सारे देख लेंगे आप लोग तो समझ जाएंगे, ठीक है। एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं की जा सकती, हम एक प्लान बता रहे हैं आपको 2026 का इसमें, ठीक है।
तो इसके बाद सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा, गूगल शीट देख लीजिएगा, गूगल शीट में जो कोड है सब कुछ आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम में जाएंगे तो सारा एक साथ आपको, मतलब टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो एक एक सारी चीज़ें एक 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 लाइन से वहाँ पे शेयर की है, ठीक है। तो ये सिंपल मोमेंटम का स्ट्रेटजी है। इसमें एलोकेशन का बात करें तो हम लोग एक टाइम पे 3 से 5 ईटीएफ्स में ही एलोकेशन रखते हैं। अब यहाँ पे स्टॉक्स से थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करते हैं। मान के चलिए कि हम लोग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो हम लोग स्टॉक्स में जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो 3 5 या 7 8 स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है। बट सब लोग 3 4 5 स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव जाने का पसंद करते हैं। अब आप स्टॉक्स, अगर आप 20 30 स्टॉक्स रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में एंड ट्रेड करते हैं, ठीक है, एंड हम उसके जगह पे हम ETFs अगर 3 ही रखें, तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है दोनों का रिटर्न सेम ही हो। क्यों? क्योंकि आपका एलोकेशन बहुत कम है इन ईच स्टॉक्स। जो स्टॉक्स बहुत कम रखते हैं उनको ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, बट हम ये कंपेयर करके बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम सेफ्टी अगर चाहते हैं तो ज़्यादा स्टॉक्स रखना ही पड़ेगा। एंड ज़्यादा स्टॉक्स रखने अगर हम जाते हैं तो हमारा जो रिटर्न है वो हो सकता है कि 3 ETFs में अगर हम ट्रेड करते हैं एक साथ में उससे भी कम हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ETFs में जो हमारा ETFs है, अगर हम 3 ETFs भी रखते हैं पूरे कैपिटल पे, पूरा कैपिटल अगर हम 3 से 5 ETFs में भी डालते हैं तो भी वो रिलेटिवली बहुत सेफर है स्टॉक से। क्यों? क्योंकि ईच ETFs में 50 स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो आई गेस इस चीज़ का आपको आइडिया लग गया होगा। तो एलोकेशन सिंपल सा है। इसके बाद हम लोग अगर एडवांटेज की बात करें, इसका क्या है, तो एडवांटेज ये है कि कोई भी हमारा मार्केट में क्रैश होता है या डाउन ट्रेंड होता है तो हम लोग ऑलवेज कैश में रहेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं निफ्टी में। जैसे ये हमारा यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था निफ्टी में, तो निफ्टी में हमारा एग्जिट जो है वो यहीं पे आ गया था एंड हमारा नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे आया। तो ये जो फॉल है, यहाँ से यहाँ तक जो फॉल है, ये फॉल जो है हम लोग मिस कर दिए, तो ये हमारे लिए अच्छा है। अब अगर हम इन्वेस्ट करके किसी चीज़ को रखे हैं, इसमें होल्ड करके रखे हैं, तो इतना हम लूज़ करते ना, नोशनल वैल्यू हमारा थोड़ा सा कम तो जाता, बुक नहीं करते बट हमारा डाउन जाता, बट इसमें ये एडवांटेज जो है वो हम लोगों को मिलता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि एसएल्स बहुत सारे जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम रिफ्रेश करके बताएं तो अगर मार्केट में ट्रेंड नहीं है तो हम लोगों को एसएल जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे तुरंत बाई किए, तुरंत एग्जिट करना पड़ेगा, फिर तुरंत बाई किए, तुरंत एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है। अगर हम मोमेंटम ट्रेड करने जा रहे हैं तो हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 10 में से 4 ट्रेड्स ही सही होंगे। यहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मतलब क्या है, 400 ट्रेड्स में से सिर्फ 157 ट्रेड्स ही सक्सेसफुल हुए हैं। इसका मतलब आउट ऑफ 10 हमारा 6 ट्रेड्स गलत जाएंगे, मतलब आउट ऑफ 100 हमारे 60 ट्रेड्स गलत जाएंगे। तो जब ये चीज़ लाइव मार्केट में होता है तो हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते नहीं हैं लाइव ट्रेड करने से पहले, ठीक है। तो मोमेंटम ट्रेडिंग में हमारा विन रेट कम रहता है हमेशा, ठीक है। एंड इस रीज़न से ही हमारा रिलेटिवली जब हम लोग प्रॉफिट करते हैं तो ज़्यादा करते हैं, इस रीज़न से ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो जाता है। एंड हम लोग इसीलिए क्रैश में या मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाता है तो हम लोग कैश में बैठते हैं, ठीक है। तो इसका किसी भी चीज़ का एक एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज होता ही है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, इसको हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरा तरीके का स्ट्रैटेजी क्या है? दूसरा तरीके का स्ट्रैटेजी हमारा वैल्यू ट्रेडिंग। वैल्यू ट्रेडिंग का भी वीडियो डिटेल में हम जो बनाया है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लीजिएगा। बट मोटा मोटी उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई ETF RSI 30 के आसपास होवर कर रहा है, घूम रहा है, तो हम लोग 2 3 बार उसको वहाँ पे बाई करते हैं। एंड हम लोग जब 70 के ऊपर निकल जाता है वहाँ पे हम लोग बेच देते हैं। सिंपल सिंपल ये वैल्यू ट्रेडिंग है। अब इसमें इंडिकेटर नहीं बनाया जा सकता, मतलब बनाया जा सकता है यहाँ पे बाई करना, यहाँ पे सेल करना, बट वो वर्थ इट नहीं रहेगा, उससे हम लोग बैक टेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड इसमें हम लोग SL नहीं ले रहे हैं तो लॉस हम लोग बुक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट्स बुक करेंगे जब टारगेट आएगा। एंड टारगेट नहीं आ रहा है तो हम लोग को होल्ड करना पड़ेगा, तो उसमें एसएल बुक नहीं करना है, तो फिर इसमें बैक टेस्ट मैनुअली ही कर लेंगे तो आइडिया लग जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे बुक नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या करना है इसमें हम लोग को, इस पीरियड में जब हमारा RSI 30 के आसपास हमारा जब स्ट्रैटेजी कोई भी ETF होवर कर रहा है, तो इस रेंज में हम लोगों को बाय करना है 2 3 बार एवरेजिंग एंड ऑल करके। एंड जब 70 के ऊपर निकल रहा है या 70 के आसपास जा रहा है, उस रेंज में हमको एग्जिट करना है। तो ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, इसी को वैल्यू ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। एंड बड़े कैपिटल पे ट्रेड करने के लिए, या जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, जो FIIs हैं, DIIs हैं, जो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ से ट्रेड करते हैं, वो ऐसे स्ट्रैटेजीज ही फॉलो करते हैं जिसमें वो एक रेंज में बाई करते हैं
एंड ऊपर के रेंज में सेल करते हैं, ठीक है। वो मोमेंटम ट्रेड्स नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनका कैपिटल इतना बड़ा है कि वो एक बार में किसी भी ईटीएफ में या किसी भी स्टॉक में बाई नहीं कर सकते, उतना लिक्विडिटी ही नहीं है, उतना सेलर्स ही नहीं है। तो इस रीज़न से वो थोड़ा थोड़ा करके बाई करते हैं। एंड थोड़ा थोड़ा करके बाई जो है वो मोमेंटम में एज सच नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं। इसीलिए हम लोग को वैल्यू ट्रेडिंग करना पड़ता है। एंड इसीलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अगर वो ट्रेड करने पे आए तो वो वैल्यू ट्रेडिंग ही करते हैं, वो मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ठीक है। समझ गए? क्योंकि वैल्यू ट्रेडिंग इज मच मोर स्केलेबल दैन मोमेंटम ट्रेडिंग। क्लियर है? अब ये भी इसका एडवांटेज है। अब एलोकेशन का बात करें तो एलोकेशन इसमें भी 5 से 10 ईटीएफ्स में किया जा सकता है, एज एज पर योर कंफर्ट, एज पर योर रिस्क एपेटाइट, ठीक है। ये भी हम डिटेल में बताए हैं। प्लस एडवांटेज इसका क्या है कि हम लोग इसमें एसएल बुक नहीं कर रहे हैं, एसएल नहीं लेना, ठीक है। बट पेशेंस इसमें ज़रूर चाहिए। पेशेंस को हम डिसएडवांटेज में रख सकते थे, बट पेशेंस मेरे हिसाब से एडवांटेज ही है, ठीक है। जिसमें पेशेंस नहीं है उसके लिए पेशेंस डिसएडवांटेज हो सकता है, बट जिसमें पेशेंस है वो उसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज है, ठीक है। आई गेस ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एंट्री के बाद प्राइस और गिर सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे जो सेलर्स होते हैं, जैसे ओनियन, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, एक ओनियन का एक ओनियन जो है वो सेल करता है बल्क में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, लोग बल्क में खरीदते हैं ओनियन को, एंड वो लोग अच्छे से उसको प्रिजर्व करके एंड एक रूम में अच्छे से उसको रख के एंड सेव करके बहुत अच्छे से और उसको सेटल कर देते हैं, रख देते हैं। जब भी ओनियन का प्राइस बहुत इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, वहाँ पे वो फिर वो निकाल के और सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो किसी भी चीज़ को सस्ता खरीद रहे हैं एंड महंगा बेच रहे हैं। तो हमारा वैल्यू ट्रेडिंग में यही लॉजिक होता है, किसी भी चीज़ को हमको सस्ता खरीदना है एंड महंगा बेचना है। अब किसी भी चीज़ हम बोल रहे हैं, मतलब क्या आप कुछ भी चीज़ को खरीद लेंगे सस्ता और महंगा बेचेंगे? नहीं। जो अच्छे चीज़ होते हैं उनको हमको सस्ता खरीदना है एंड महंगा बेचना है। और अच्छी चीज़ें क्या है, स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो जो बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, जो बड़े स्टॉक्स हैं निफ्टी 100 में, वो हो सकते हैं। बट ईटीएफ जो है वो सबसे अच्छी चीज़ें हैं, क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क जो है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स 50 गुना कम है, ठीक है। तो इसलिए ईटीएफ को है हम बात कर रहे हैं। एंड ईटीएफ अच्छी चीज़ है, इसको हमको सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है। अब अगर कोई पर्सन 20 रुपए किलो प्याज खरीद के और स्टोर कर लेता है, तो क्या 20 का वो स्टोर करने के बाद क्या ज़रूरी है कि स्टोर करते से ही उसका प्राइस 21, 22, 23, 24, 25 इस तरीके से बढ़ने लगे? नहीं। वो जो प्राइस है वो 20 से 10 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, ठीक है। तो उसको नहीं पता कि और सस्ता हो सकता है नहीं, ठीक है। तो इससे इसका हमारा मतलब यही है कि अगर हम किसी चीज़ को किसी प्राइस पे खरीदते हैं सस्ते लेवल पे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो और सस्ता नहीं हो सकता, ठीक है। वो बिल्कुल और सस्ता हो सकता है एंड इस चीज़ का हमको एक्सेप्टेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मोमेंटम ट्रेडिंग में हमको बार बार एसेस जाने का एक्सेप्टेंस बनाना पड़ा था, वैसे ही वैल्यू ट्रेडिंग में हम लोगों को हमारे प्राइस से और सस्ता हो सकता है प्राइस, इसका भी एक्सेप्टेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी स्ट्रैटेजी में आप 100% सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं बना सकते। आपको कोई ना कोई कमी उसमें दिखेगा ही, एंड उस कमी को दूर करने का तरीका यही है कि हम लोग एक्सेप्ट करके एंड चलें, क्योंकि अगर ओवरऑल वो प्रॉफिट दे रहा है तो फिर हमको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ये सिंपल सा ये चीज़ जो है वो वैल्यू ट्रेडिंग में है, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोग समझ गए, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि ये मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड आता है तो ये इम्यून नहीं है उसका, ठीक है। जैसे अगर हम स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बात करें तो स्मॉल कैप में हमारा एज पर स्ट्रैटेजी यहाँ पे बाइंग हुआ था, यहाँ के आसपास, ठीक है। बट वहाँ से प्राइस और नीचे चल गया, तो हम लोग एवरेजिंग करते हैं, इसलिए हमारा एवरेज प्राइस नीचे चला जाएगा। बट हमारे एंट्री प्राइस से तो बहुत प्राइस नीचे आ गया ना डाउन ट्रेंड मार्केट में। फिर यहाँ पर हम लोग एवरेज किए और नीचे आ गया, फिर यहाँ पे एवरेज किए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा डिसएडवांटेज यही है कि अगर मार्केट में बेरिश ट्रेंड आता है या डाउन ट्रेंड आता है या क्रैश आता है, तो वैल्यू ट्रेडिंग क्रैश और डाउन ट्रेंड से इम्यून नहीं है, जस्ट लाइक मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग में एसएल बुक कर लेते हैं हम लोग, इसीलिए वो कैश में आ जाता है डाउन ट्रेंड मार्केट में। बट वैल्यू ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि कौन सा पर्सन को क्या ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मेरा क्या प्लान है हम बताने वाले हैं आपको, तो बस आई गेस ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसके अलावा हम बात करें, जैसे हम बताएं कि यू कैन क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी एज वेल फॉर बोथ वैल्यू ट्रेडिंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग।
अब मेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान ये है कि हम दोनों को कंबाइन करेंगे। जैसे हम बता रहे थे लास्ट वीडियो में कि दिसंबर मंथ में हम मेरा 15 से 20 दिन जो है वो हम वैल्यू ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे थे, एंड एवरेजिंग एंड ऑल हम बहुत सारे किए हैं 15-20 दिनों में, एंड इसीलिए पीएनएल भी ज़्यादा कुछ बुक नहीं हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे जो वैल्यू ट्रेड्स है वो अभी मेरे पास है, और मोमेंटम ट्रेड्स दिसंबर मंथ में, मतलब अभी दिसंबर मंथ एंड हो रहा है, मतलब जनवरी के लिए मेरे पास वैल्यू ट्रेड्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मोमेंटम ट्रेड्स। ठीक है, तो ये हम लास्ट वीडियो में बता रहे थे। तो ये चीज़ समझ गए आप। अब इसमें मेरा रीज़न ये है, हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको। मेरा प्लान ये है, प्लान के हिसाब से ही आपको हम बताते हैं कि हम जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि आप बता दीजिए कि वैल्यू में कितना एलोकेशन रखना है एंड मोमेंटम में कितना एलोकेशन रखना है, 50-50 कर दे क्या? ठीक है, हम बोलते हैं कि हम लोगों को एलोकेशन सेट ही क्यों करना है। ठीक है, जैसे हम अगर आप एक चीज़ बताएं आपको, हमको पता है कि अगर मार्केट अचानक से फॉल करने लगे, ठीक है, तो वहाँ पे वैल्यू अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगा, एंड वहाँ पे अगर हम वैल्यूम बाई करते हैं और थोड़ा बहुत वो ऊपर आता है हम उसको सेल कर सकते हैं, एंड देन वहाँ से मोमेंटम हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये हमको पता है। ठीक है, अब अगर हम 50-50% एलोकेशन दोनों में रखे हैं, एग्जाम्पल, तो यहाँ से मार्केट क्रैश कर रहा है एंड हम वैल्यू में मेरा अपॉर्चुनिटी आ गया है, बट हम इसमें 50% ही डालेंगे। क्यों? क्योंकि 50% तो हम मोमेंटम में डालने वाले हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज होगा। अब मार्केट में ब्रेकआउट हो जाता है, सेकंड सिनेरियो, मार्केट में ब्रेकआउट हो जाता है एंड हम लोग वैल्यू के लिए 50% रखे हैं। ठीक है, मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो बहुत लंबे समय के लिए हो सकता है वैल्यू ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी ना आए। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका 50% एलोकेशन आप फिक्स करके रखे हैं वैल्यू के लिए, वो हमेशा आपका कैश में ही रह जाएगा। वो हो सकता है 6 महीने 1 साल कैश में ही रह जाए। तो वहाँ से भी क्या होगा, हमारा पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्या एलोकेशन फिक्स करना एक सोल्यूशन है क्या? बिल्कुल नहीं। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आपको एक अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडर बनना पड़ेगा। ठीक है, अब अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडर क्या होता है? अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडर ये होता है कि अगर उसको वैल्यू का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो वो वैल्यू में एलोकेशन कर रहा है। अब कितना एलोकेशन कर रहा है वो उसके ऊपर है, उसके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। हम पूरा भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, बट किसी का कम होगा तो वो कम कर सकता है। फिर वैल्यू से अगर उसको दिख रहा है कि वैल्यू में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट में ब्रेकआउट आ चुका है, तो क्या वो वैल्यू के लिए पैसा रखेगा? बिल्कुल नहीं, वो पूरा मोमेंटम फिर करने लगेगा। फिर मार्केट क्रैश होता है, उसको वैल्यू का अपॉर्चुनिटी दिखता है, तो वो क्या पूरा वैल्यू में डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है। तो ये होता है अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडर। एंड 2026 में मेरा यही प्लान है कि हमको अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडर बनना है, एंड हमको एलोकेशन फिक्स नहीं रखना है दोनों में। इसमें हमको कहीं भी अपॉर्चुनिटी हमको दिखता है, ठीक है, हम उसको ले लेंगे। मीन्स इफ आई सी एनी अपॉर्चुनिटी इन एनी ऑफ देम, आई विल टेक दैट विथ नो फिक्स्ड प्रायर एलोकेशन परसेंटेज रूल। ठीक है, एंड मेरा मेन रूल सिंपल यही रहने वाला है कि हम निफ्टी को देख रहे हैं, निफ्टी में अगर हमारा ब्रेकआउट आ जाता है, जैसे ऑल टाइम हाई तो हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, अब यहाँ से अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल जाता है तो आप सोच के देखिए क्या सेंसिबल रहेगा। वैल्यू अपॉर्चुनिटीज खोजना सेंसिबल रहेगा या मोमेंटम ट्रेड करना सेंसिबल रहेगा? तो ऑब्वियसली मोमेंटम ट्रेड करना ये हमारा सेंसिबल रहेगा। तो हम मोमेंटम में 100% एलोकेशन कर देंगे, सिंपल। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्रेकआउट होने के बाद वापस से हमारा ऑल टाइम हाई के नीचे आ गया प्राइस, निफ्टी आ गया अंदर, तो वापस से फिर हम क्या करेंगे? क्या हम वहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा प्ले करने की कोशिश करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके और वापस नीचे आया, तो कुछ तो गड़बड़ है, मतलब मार्केट और गिर सकता है। तो इस रीज़न से हम वैल्यू पे फिर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सिंपल सा रूल यही है कि आई विल प्रेफर वैल्यू मोर व्हेन निफ्टी विल बी बिलो इट्स ऑल टाइम हाई, एंड आई विल प्रेफर मोमेंटम मोर आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ ऑल टाइम हाई इन निफ्टी। मतलब ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम मोमेंटम को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, एंड अगर ब्रेकआउट नहीं होता है अभी के टाइम पे और गिर जाता है तो वैल्यू को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ब्रेकआउट हो जाता है तो मोमेंटम, ब्रेकआउट होने के बाद भी अगर अंदर आता है ऑल टाइम हाई के तो भी हम फिर वैल्यू को प्रेफरेंस देंगे। तो ये होता है अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडिंग। ठीक है, आई गेस इस वीडियो से कुछ सीखने को आपको मिला होगा। जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है उनके लिए ये जो मेरा प्लान है,
2026 का। ये प्लान बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड जितने भी न्यू लोग हैं, वो लोग इस वीडियो को देखे हैं तो और वो जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं ईटीएफ ट्रेडिंग, ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग 2026 में, तो ये पूरा प्रोसेस आप लोग जो है वो अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रैटेजी का डिटेल वीडियो, उसके बाद हमारा स्ट्रैटेजी में ही सारी चीज़ें हम बताए हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी का डिटेल वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप लोग देख सकते हैं। और सारे डिटेल्स टेलीग्राम में के पिंड मैसेज में आपको मिल जाएगा टोटल, मतलब गूगल शीट हो, ये हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, स्क्रीनर एंड ऑल सब कुछ, ठीक है। तो आई गेस इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग सीखें। टेलीग्राम में हम एक गिव अवे का पार्टिसिपेशन स्टार्ट किए हैं। अभी भी टाइम है, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर इंस्टाग्राम में जो लोग कमेंट किए हैं उसमें से हम रैंडम 3 लोगों को पिक करके एंड कोर्स का एक्सेस जो है वो हम देंगे, ठीक है। चलिए, एंड अगर आप हमारे कोर्स में ऐड होना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, ये जो 2026 का जर्नी है, आप लोग हमारे क्लोज कम्युनिटी के साथ मिलके और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। इसमें जितने भी डिटेल्स हैं सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इस वीडियो में आप लोग और जाकर देख इस वीडियो सकते हैं। एंड कूपन कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं DEC। अगर ये कूपन कोड वैलिड रहेगा तब तक तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग फिर न्यू कूपन यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।